तो बच्चों हम कर रहे थे फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में हमने किए थे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा, और हमने किए थे फोटोसिंथेटिक यूनिट्स PS1 एंड PS2। आज हमें डिस्कस करना है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें दो स्टेप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, या टू फेजेस इसको हम बोल सकते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, या इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज, या हिल ने इसको डिस्कवर किया था तो बोल देते हैं हिल्स रिएक्शन। हिल्स रिएक्शन। दूसरी है डार्क रिएक्शन और बायोकेमिकल फेज। ब्लैकमैन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस है जो हमने स्टेप वाइज करनी है। तो जो लाइट रिएक्शन है ना बेटे, ये प्रेजेंट होती है इन द प्रेजेंस, ये अकर करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो ग्रेना है या थैलेक्वाइड्स है उनकी मेम्ब्रेन्स में ये रिएक्शन होती है, और विदाउट लाइट इट इज नॉट पॉसिबल। और लाइट रिएक्शन है जो इसमें जो स्टेप्स है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। डार्क रिएक्शन है जो ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके जो स्ट्रोमा है उसके अंदर होगी, क्योंकि उसके सारे एंजाइम्स है जो वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है। इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट का मतलब होता है कि चाहे लाइट हो या ना हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हो है तब भी ये वैसे ही चलेगी, अगर नहीं है तब भी ये रिएक्शन वैसे ही चलती रहेगी। तो लाइट रिएक्शन which is known as photochemical phase or Hill's reaction, it occurs in the membranes of thylakoids and grana. It is light dependent, and during this reaction ये जो रिएक्शन है इसके दौरान होना क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट रिएक्शन है तो हमने बोला था कि लाइट है जो उसको एब्जॉर्ब करने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो वो थैलेकोइड्स एंड ग्रेना की मेम्ब्रेन में होते हैं, इसलिए ये थैलेकोइड्स एंड ग्रेना की मेम्ब्रेन्स के अंदर होगी। इसमें होना क्या है, इसमें एक तो क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व है तो वो क्वांटास ऑफ लाइट है जो वो एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज लाइट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फिर होने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और इस रिएक्शन में, इस फेज में जो रेडिएंट एनर्जी है उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कौन सी केमिकल एनर्जी? दैट इज ATP एंड NADPH। ये केमिकल एनर्जी होती है, इसको हम एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं। एसिमिलेटरी पावर। और फोर्थ पे क्या होना है? इवॉल्व होएगी ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे रिलीज होगा ऑक्सीजन का। लाइट रिएक्शन है जो, इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो रेडिएंट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज ATP एंड NADPH। ये जो बेटे है ना केमिकल एनर्जी या एसिमिलेटरी पावर, ये फिर वो डार्क रिएक्शन में यूज करेगा।
इन फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड और इन रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो स्टेप्स है ये कैसे होंगे। तो लाइट रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, जब भी ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन यूनिट्स, जिनको हम फोटोसिंथेटिक यूनिट्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला था। और 2 यूनिट्स हमने किए थे, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो वो जो फोटोसिस्टम्स है हमने बोला था वो क्वांटास ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। अब देखो क्या हुआ कि जो फोटोसिस्टम्स हैं, जैसे सबसे पहले है PS2। PS2 मतलब इसका रिएक्शन सेंटर कौन सा है? इसका रिएक्शन सेंटर है P680। तो ये जो PS2 है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इट एब्जॉर्ब्स क्वांटास ऑफ लाइट। इसने बहुत सारी लाइट है जो वो एब्जॉर्ब कर ली बाय विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन सेंटर एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ दैट जो हमने हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स किए थे। तो हमने बोला था कि हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो भी लाइट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को दे देते, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि PS2 ने क्वांटास ऑफ लाइट है जो वो एब्जॉर्ब कर लिए। अब जब इसने क्वांटास ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया तो इसके जो है क्या है, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है तो किसका बना होगा? एटम्स। एटम्स है तो उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा, इसलिए उसने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? एक्सपेल। तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सपेल हो गए। एक्सपेल होके उनको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बेटे, इनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, इसको इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या है, इसने एक्सेप्ट किया, एनर्जी इसके पास चली गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी डाउनहिल जर्नी शुरू करेगा, मतलब ये हर एक स्टेप पे एनर्जी है जो वो लूज करता जाएगा। और लूज करने के बाद इनके पास मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वेरियस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है PQ। PQ इज प्लास्टोक्यूनोन। मैं बाद में नीचे ये सब फुल फॉर्म्स लिख देती हूँ। PQ क्या होता है? प्लास्टोक्यूनोन। क्यूनोन्स है जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के, इसलिए हमने इसको प्लास्टोक्यूनोन लिख दिया। तो प्लास्टोक्यूनोन्स है जो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। फिर प्लास्टोक्यूनोन है जो इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास। फिर ये अनदर के पास जाएगा, दैट इज प्लास्टोसायानिन। PC इज प्लास्टोसायानिन। तो जितने भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं ना बेटे, इनके पास या तो कॉपर होता है या तो फेरस होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कॉपर या फेरस की वैलेंसी वेरी करती है, बिकॉज कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके पास, सबके पास प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, PC जितने भी है ना, इनके पास या तो कॉपर होगा या तो फेरस होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाता है और ये हर एक स्टेप पे एनर्जी को लूज करता जाता है। ये जो एनर्जी लूज कर रहे हैं, ये एनर्जी यूज करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो यहाँ पे ये ATP की फॉर्मेशन भी करेंगे। ये ATP कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये हम बाद में करेंगे। यहाँ पे ये ATP की फॉर्मेशन करेंगे, किससे? जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसकी वजह से। फिर ये प्लास्टोसायनिन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास आएंगे? PS1 के पास। ये भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और इसने खुद भी अपने सोलर रेडिएशंस, क्योंकि ये खुद भी सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर सकता है, एक यूनिट है ये फोटोसिंथेटिक यूनिट, तो इसने अपने खुद की भी
जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर ली। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में वो एक्साइट हो गया। जब वो एक्साइट हुआ तो वो एक्सपेल हो गया। जब ये एक्सपेल हुआ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो वो अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जिसको हम बोल देते हैं एक्स। अब ये इलेक्ट्रॉन है फिर से अपनी डाउनहिल जर्नी शुरू करेगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन है जो ये जाएगा टू फेरिडॉक्सिन। पहले FeS, फिर ये फेरिडॉक्सिन तक जाएगा और फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन है जो ये जाएगा टू NADP और NADP के साथ प्रोटॉन्स आके मिलेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये पूरी स्कीम है जो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको बोलते हैं ETC। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक बार फिर सुनो कि जो PS2 है सबसे पहले इट विल एब्जॉर्ब क्वांटाज ऑफ लाइट। PS2 का रिएक्शन सेंटर 680, तो ये 680 एंड इसके जो 400 से 680 तक की वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की इसने विद द हेल्प ऑफ इट्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन है जो ये एक्सपेल हो गया क्योंकि इसके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई, उसको एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। फिर ये इलेक्ट्रॉन अपनी डाउनहिल जर्नी मतलब कि यहाँ पे उसको एनर्जी है जो वो मिली थी तो ये अपहिल हो गया। अब ये डाउनहिल जर्नी अपनी इसने शुरू की, लूजिंग द एनर्जी एट ईच स्टेप फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट इज प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायनिन एंड अल्टीमेटली ये चला जाएगा PS1 के पास। ये जो इलेक्ट्रॉन PS1 के पास गया, इसके पास ये खुद भी क्वांटाज ऑफ लाइट है जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन अब एक्सपेल हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हुआ तो उसको एक्सेप्ट किया किसी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने और ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन सल्फर सब्सटेंस फेरिडॉक्सिन और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन है जो ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा में NADP पड़ा होता है, वहां से ये प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन लेके ये NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि ATP एंड NADPH सिमिलेटरी पावर होती है जो इसको डार्क रिएक्शन में यूज करने हैं, क्योंकि ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ है, क्वांटाज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी पहले क्या है, यहाँ पे जो जर्नी है इसकी, जब इसने क्वांटाज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया तो ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है, दिस इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर इसका हो गया दिस इज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, फिर यहां पे इसने बाहर से एनर्जी ली और इसका अपहिल ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इस तरह से सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अपहिल ट्रांसपोर्ट, फिर उनका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, फिर उनका अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल देन डाउनहिल देन अगेन अपहिल। तो ये एक Z शेप स्ट्रक्चर बन गई, इसलिए हम इसको बोलते हैं Z स्कीम, इसको हम बोलते हैं Z स्कीम। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल। तो सबसे पहले सुनो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है। वैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, रिडॉक्स पोटेंशियल होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और टू गिव इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसने एक्सेप्ट किया ना,
तो वो रिड्यूस होगा, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये जो जब भी बेटे रिडक्शन होती है तो रिडॉक्स पोटेंशियल है जो वो नेगेटिव होता है, और जब ऑक्सीडाइज होता है तो रिडॉक्स पोटेंशियल है जो वो पॉजिटिव होता है। तो जितना नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल है उतनी उसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं इसके पास हाई रिडॉक्स पोटेंशियल है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक्सेप्ट किया है, तो इसके पास रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, रिडॉक्स पोटेंशियल एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा, मतलब रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल क्या है, नेगेटिव, ठीक है। और इसके पास रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल। यहाँ पे इसके पास इससे ज्यादा, इसके पास इससे ज्यादा, इसके पास इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स है जो वो मूव करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको हम बोलते हैं जेड स्कीम। तो जेड स्कीम है जो, इसमें एक चीज और देखो कि इलेक्ट्रॉन है जो वो यहां से एक्सपेल हो गया, ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सपेल हुआ, एंड ये इलेक्ट्रॉन है जो इसने किसको दे दिया, NADP को दे दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने यहां से एक्सपेल किया था वो इलेक्ट्रॉन इसके पास PS2 के पास वापस नहीं आया। अगर ये वापस नहीं आया तो अगर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेल करता रहेगा तो इसकी खुद की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसको खुद को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा वो हम बाद में करते हैं। तो पहले क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो ये लूज कर गया, इट नेवर रिटर्न्स बैक टू रिएक्शन सेंटर, इसलिए इसको जो इलेक्ट्रॉन है जो वो देना है वापस, तो वो देने के लिए क्या करता है ये, देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। ये करने से पहले हम रीड करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटे, जो मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाई, इसलिए मैं एनसीईआरटी आपको रीड करवा रही हूं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिस्टम 2, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए absorbs 680 nm wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from atomic nucleus। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस से बहुत बाहर उसने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल कर दिया। These electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to electron transport system, ETS भी बोल देते हैं इसको, या ETC, कुछ भी बोल दो, consisting of cytochromes। साइटोक्रोम्स मैंने बोला कॉपर होता है इसके पास, या फेरस होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं एंड लूज भी कर सकते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के डाउनहिल है। डाउनहिल मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसके पास नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल है, इसके पास उससे ज्यादा नेगेटिव है, इसके पास उससे ज्यादा नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल है। The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain। ये इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए, ठीक है, but are passed on to the pigments of photosystem PS1। Simultaneously, electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700। इनको यहाँ से 700 मिली क्योंकि ये PS1 है और साथ में इलेक्ट्रॉन मिला, and are transferred to another electron acceptor molecule that has a greater redox potential। These electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन NADP के पास आ गया। The addition of these electrons reduces NADP to NADPH plus H। This whole scheme of transfer of electrons starting from the PS2 uphill to the acceptor, down the electron acceptor के पास uphill, down the electron transport chain to PS1, excitation of electrons transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP, causing it to be reduced to NADP plus H is called Z scheme। What is Z scheme?
what is electron transport chain in photosynthesis, what is electron transport system in photosynthesis. Due to its characteristic shape, this shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो बन जाती है Z स्कीम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम कर रहे थे बेटे कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सपेल हुआ है, इसको वापस आना है टू द रिएक्शन सेंटर। तो जब ये वापस आता है ना टू द रिएक्शन सेंटर, तो यहाँ पे क्या होना है, अनदर इवेंट। कौन सा इवेंट? सेकेंड इवेंट, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या हम इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर in the presence of light, that is known as photolysis। तो ये फोटोलिसिस क्यों हुई, ये कहां पे होती है, ये हमने बनाए थे ऐसे करके ग्रेना, और यहां पे पड़ा हुआ है PS2 जो बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन लुटा चुका है। ठीक है, ये PS2 अपने इलेक्ट्रॉन लुटा चुका है, अब इसको दान चाहिए। कौन दान देगा इसको? वाटर। वाटर है जो, ये जो लॉकुलस हमने बनाया था ना, खाली जगह है जो, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होनी है। तो वाटर है जो, जैसे हम कहते हैं कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो ये स्प्लिट हुए, इन्होंने पहले बनाया H प्लस OH आयन, फिर से OH आयन है जो ये स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होके ये रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, प्लस ये रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, ये रिलीज करेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पे हम लिखते 2 और यहां पे भी 2, तो ये बन जाएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए इसने, यहां पे ये रिएक्शन लिखते हैं हम सिंपली कि वाटर है जो वो स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होके इसने H आयन बनाए एंड ऑक्सीजन रिलीज की, और इसने रिलीज किए 4 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, अब ये शिफ्ट हो जाएंगे टू PS2। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास? PS2 के पास, जो ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को खत्म कर चुका है। तो यहाँ पे इसको कोई जो एंजाइम वगैरह है जो वो नहीं चाहिए होता। ये जो पूरी प्रोसेस है फोटोलिसिस ऑफ वाटर की, इसमें कोई एंजाइम है जो वो नहीं चाहिए। जो 4OH है जो स्प्लिट किए हमने, यहाँ पे जो ये जो हमने जो हाइड्रोक्सिल आयंस है जो वो स्प्लिट किए हैं, इसके लिए चाहिए होता है यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं OEC, और चाहिए होता है मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड, ये चाहिए होता है बस, और कोई एंजाइम नहीं चाहिए होता। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले जाएंगे टू PS2 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं वाटर है जो वो स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट होके इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर दी। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए, और इस प्रोसेस के लिए चाहिए उसको OEC, और ट्रांसफर के लिए जो है यहाँ पे एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, नॉट एंजाइम, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है YZ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है YZ कॉम्प्लेक्स। ये YZ कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ट्रांसफर होते हैं टू द PS2। तो ये चीज याद रखनी है, एक तो कि लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन कर रहे हैं ना हम, तो लाइट रिएक्शन है जो उसमें एक तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स PS2 को दे दिए, और तीसरी चीज हमारे पास क्या है? प्रोटॉन्स या H आयंस। ये H आयंस अभी भी कहां पड़े हुए हैं?
in the locus of the grana और थैलेकोइड्स। तो ये जो प्रोटॉन्स है इनका क्या होगा ये हम आगे जाके करेंगे। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होगी? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी इन द लॉकुलस ऑफ द थैलेकोइड्स और इन द ग्रेना। तो देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली? कैसे PS2 की इलेक्ट्रॉन सप्लाई कॉन्टिन्यूसली चलेगी? द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस्ड. This is achieved by electrons available due to splitting of water. The splitting of water is associated with PS2. Water split into HI, oxygen and electrons. This creates oxygen, one of the net products of photosynthesis. The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. We need to emphasize here that the splitting complex is associated with PS2 क्योंकि PS2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid. ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। तो हमने क्या कर लिया? हमने आज के लेक्चर में कर लिया लाइट रिएक्शन शुरू, देन हमने किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देन देयर इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।